हम के अंतर्गत संचार, जनसंचार और पत्रकारिता के विविध आयामों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संचार क्या होता है? संचार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक आदान प्रदान करना या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संचार है। इस प्रक्रिया को संपन्न करने में सहयोगी तरीके तथा उपकरण संचार के माध्यम कहलाते हैं। यानी अपनी सूचनाओं को, विचारों को, भावनाओं को किसी भी रूप में आदान प्रदान करना वो संचार होता है। और जो तरीके या उपकरण या तकनीक हमें इसमें मदद करती है वे उसके माध्यम कहलाते हैं। जनसंचार, जन का क्या अर्थ होता है? व्यक्ति। और संचार का मतलब मैंने आपको बताया, जब बहुत ज्यादा व्यक्तियों के साथ, बड़ी संख्या में व्यक्तियों के साथ हमें प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना हो तो उसे जनसंचार कहते हैं। आज जनसंचार का जमाना है और जनसंचार के विभिन्न माध्यम हमारे आसपास देखने को मिलते हैं जो हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जनसंचार के प्रमुख माध्यम है अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सिनेमा। जनसंचार की क्या क्या विशेषताएं हैं? जनसंचार की विशेषता कि इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। यानी अगर आप एक दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो अगर आप वो जो बोलते हैं तो वो समझ जाता है और आप भी लगता है कि वो व्यक्ति समझ गया है। लेकिन जनसंचार के मामले में ऐसा नहीं है। अगर टेलीविजन पे कोई बातचीत चल रही है तो उनको नहीं पता होता कि सामने सुनने वाले को कैसा लग रहा है। इसमें संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार के जो संदेश होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। अखबार कोई भी पढ़ सकता है, रेडियो कोई भी सुन सकता है, टेलीविजन भी कोई भी देख सकता है। तीसरा इसकी विशेषता है कि संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं रहता। जो संचारक है यानी सूचना देने वाला है और प्राप्तकर्ता है, उनके बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। जनसंचार जो करता है, अगर ये अखबार के माध्यम से है तो एक अखबार होना चाहिए, जैसे दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है। इस प्रकार से अगर टेलीविजन के माध्यम से है तो जी टीवी है, रिपब्लिक टीवी है। इस प्रकार के एक संगठन आपको चाहिए। और अगर रेडियो के माध्यम से है तो जो ऑल इंडिया रेडियो है या एफएम है, बहुत सारी ऐसी रेडियो हैं, कंपनी हैं जो अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल का मतलब ये कि इसमें क्या सूचनाएं जानी है, क्या नहीं जानी है, ऐसी बहुत सारी बंदिशें हैं। संपादक होते हैं जो देखते हैं कि क्या सामग्री जानी है और क्या छपनी नहीं है। जनसंचार के मुख्य कार्य, तो जनसंचार का मुख्य काम तो है सूचना देना। डेली हम अखबार पढ़ते हैं तो विभिन्न सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं। शिक्षित करना भी इनका कार्य है। नए नए कोई कानून बन रहे हैं, नए आदेश पारित हो रहे हैं सरकार के द्वारा, विश्व भर में क्या चल रहा है, इन सभी चीजों के लिए शिक्षित करना भी इसका जनसंचार के माध्यम का काम है। मनोरंजन करना भी जनसंचार का काम है। फिल्में जैसे मनोरंजन का एक साधन है। निगरानी करना, जनसंचार का काम निगरानी करना भी है। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो प्रेस उसको लोगों के ध्यान में लाती है। एजेंडा तय करना, जनसंचार के माध्यम से आप एजेंडा भी तय कर सकते हैं। एजेंडा यानी अपनी बातचीत को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप दुनिया के सामने रख सकते हैं।
इसके अलावा विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना है। जनसंचार का जो प्रमुख काम आजकल हो गया है वो विचार विमर्श का हो गया है। जो भी व्यक्ति है अपने अनुसार किसी चीज को देखता है, किसी विषय को के बारे में अपने विचार प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति अपने नजरिए से उस चीज को देखते हैं, तो ये विचार विमर्श का भी एक साधन है। नेक्स्ट है पत्रकारिता के विविध आयाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे पत्रकारिता होती क्या है। ऐसी सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर आम पाठकों तक पहुंचाना जिनमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो, वो पत्रकारिता कहलाता है। नेक्स्ट है समाचार। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता हो। हम अमूमन अखबार के माध्यम से समाचार पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, लेकिन होता क्या समाचार है? समाचार है कि किसी ताजा घटना या विचार या किसी समस्या की रिपोर्ट होती है। एक अभिव्यक्ति माध्यम में या जो मास कम्युनिकेशन या मीडिया की लाइन में एक शब्द आता है डेडलाइन। उसका अर्थ होता है समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। कि अगर शाम को रात को 9 या 10 बजे तक अगर किसने अपना अखबार में कुछ प्रिंट करवाना है तो उस समय तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उस समय के बाद वो प्रेस के लिए चला जाता है, प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। समाचार के कौन कौन से तत्व होते हैं? पत्रकारिता की दृष्टि से किसी भी घटना, समस्या या विचार को समाचार का रूप धारण करने के लिए उसमें निम्न तत्वों में से अधिकांश या सभी का होना आवश्यक है। यानी समाचार किन चीजों से मिलकर बनता है, उसके क्या क्या तत्व हैं? तो सबसे प्रमुख है कि उसके अंदर नवीनता होनी चाहिए, यानी वो अपने पाठक या श्रोता के लिए नया होना चाहिए वो जानकारी, तभी वो समाचार कहलाएगा। निकटता का भाव भी होना चाहिए, यानी जो चीज उस श्रोता या पाठक के नजदीक घटित हो रही है वो उसके लिए समाचार है। अगर वही घटना दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका में घटित होती तो हो सकता है उसके लिए इतना समाचार महत्वपूर्ण ना हो। प्रभाव, जो घटना व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है वही समाचार है, ये भी एक समाचार का तत्व है। इसके अलावा जन रुचि, सभी व्यक्तियों की अलग अलग रुचियां होती हैं। कोई अर्थव्यवस्था में ज्यादा रुचि रखता तो कोई खेल में, तो इसमें पाठक या श्रोता की जन रुचि भी होना जरूरी है, तभी वो समाचार की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा संघर्ष, जब भी दो विचारों में, दो व्यक्तियों में, दो दलों में या इस प्रकार के दो देशों के अंदर संघर्ष होता है वह भी समाचार बन जाता है। महत्वपूर्ण लोग, जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, वे लोग भी, उनसे संबंधित जो भी कार्य गुजारियां हैं वो सारी की सारी समाचार बन जाती हैं। अगर मुकेश अंबानी की बिटिया की शादी हो रही है तो वो लोगों के लिए समाचार बन जाती है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उपयोगी जानकारियां, कई जानकारी ऐसी होती हैं जो उपयोगी हैं, वो भी समाचार बन जाती हैं। और अनोखापन भी एक समाचार का तत्व है, यानी कोई ऐसी चीज जो सामान्य है तो वो समाचार नहीं होती, अगर उसके अंदर कोई अनोखापन आ जाता है तो वो समाचार बन जाती है। अब एक महत्वपूर्ण शब्द है संपादन। अभिव्यक्ति माध्यम में प्रकाशन के लिए, यानी किसी भी अखबार में प्रकाशन के लिए प्राप्त सामग्री से उसकी अशुद्धि को दूर करके पठनीय तथा प्रकाशन योग्य बनाना संपादन कहलाता है। एडिटिंग इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जो अपना लेख या समाचार भेजता है तो वो इतना शुद्ध नहीं होता, तो सारी सामग्री को छपने से पहले
उसकी अशुद्धियों को दूर करके प्रकाशन और पठनीय बनाया जाता है तो वो संपादन कहलाता है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो संपादक कहलाता है। अगला है संपादकीय। आप सभी ने अखबार पढ़ा होगा और आप अखबार के चौथे या पांचवें पन्ने के ऊपर बड़े बड़े लेख होते हैं, उसको संपादकीय पृष्ठ कहते हैं, और उस संपादकीय पृष्ठ के साइड में एक संपादकीय लेख छपा रहता है। अमूमन संपादक द्वारा किसी घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को, जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति या विचार या राय न होकर समग्र पत्र समूह की राय होता है, इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। बाकी के जितने संपादकीय लेख होते हैं उस पृष्ठ के ऊपर उस पर लेखक का नाम लिखा रहता है, लेकिन जो संपादकीय होता है उस पर किसी लेखक का नाम नहीं होता। वो उस पूरे समाचार पत्र समूह की एक राय होता है, उसकी आवाज होता है, उसके विचार होते हैं। पत्रकारिता के विविध पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। तो पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले खोजी पत्रकारिता, जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। स्टिंग ऑपरेशन यानी छिपकर किसी की जानकारी प्राप्त करना पत्रकारिता के मंतव्य से, तो ये खोजी पत्रकारिता कहलाता है। दूसरा, वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का प्रमुख उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है। वॉचडॉग का मतलब चौकीदारी करना भी होता है, और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। और कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना, ये परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता, इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता का आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ व्यक्ति इस पक्ष में है कि जो रिजर्वेशन है वो जारी रहना चाहिए, कुछ लोग इस पक्ष में है कि इसको अभी खत्म कर देना चाहिए। तो लोग दोनों तरफ अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, तो ये सब एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, वो इसी के ध्यान में रखकर अभियान चलाते हैं। पीत पत्रकारिता, पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनके बारे में तरह तरह के आरोप, उनके प्रेम संबंधों आदि के बारे में बताया जाता है, ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ऐसी पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। इसको इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसके अलावा पेज 3 पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिल, जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, तो उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। तो ये ऐसी पत्रकारिता है जिसमें नए नए फैशन के बारे में, अमीरों की पार्टियों में, महफिलों में जाने माने लोगों का निजी जीवन कैसा है, उनके बारे में बताया जाता है, तो इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपने अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत समाचार, जनसंचार, संचार और पत्रकारिता के विभिन्न आयामों के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।